आज हम आपको अणुसंख्यक गुणधर्म के बारे में बताएंगे। जैसे कि पिछले पीरियड में हमने आपको बताया था विलयन के बारे में कि विलयन में कौन कौन से घटक होते हैं, उसी आधार पर उसको कंटिन्यू करते हुए, उसको आगे बढ़ाते हुए हम अणुसंख्यक गुणधर्म के बारे में बताएंगे आपको। अणुसंख्यक गुणधर्म का मतलब होता है अणुओं की संख्या। अणुओं की संख्या के कारण जो गुण उत्पन्न होता है उसे हम कहते हैं अणुसंख्यक गुणधर्म। इसके अनुसार यदि आप देखें, जैसा कि आपको ज्ञात है कि यदि किसी पौधे की हम बात करते हैं तो पौधे में जड़ होती, तना है, शाखाएं और पत्तियां होती हैं। यहाँ पर जड़ों की सहायता से पानी पहुँचता है, तो कैसे पहुँचता है, इसका आधार क्या है, किस आधार पर पानी के अणु जो है पूरे पौधे तक पहुँचते हैं। इसे देखने के लिए हम ये देखते हैं कि जो जड़ है, जड़ में एक वाहिनी होती है, जड़ की वाहिनी जिसे हम कहते हैं जाइलम। इस जाइलम में ऐसा गुण होता है कि ये जल के अणुओं को मिट्टी से खींचती है। मिट्टी से खींचकर जड़ों की सहायता से जड़ों में मौजूद जाइलम वाहिनियां इसे लेकर तने में पहुंचाती हैं और तने से लेते हुए ये जल के अणु शाखाओं से होते हुए पत्ती में पहुंचते हैं और पत्ती में पहुंचने के बाद प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से, और क्लोरोफिल के बारे में आप सभी को पता ही है, क्लोरोफिल एक हरा वर्णक होता है और इसी वजह से पत्तियों का कलर हरा होता है। तो यहाँ पर जो जल के अणु है, जल के अणु पत्ती तक पहुँच रहे हैं, पत्ती तक पहुँचने का एक सफ़र तय कर रहे हैं। ये किनके द्वारा हो रहा है? जाइलम के द्वारा। तो जाइलम के द्वारा जल के अणुओं को पत्ती तक पहुँचाने की क्रिया भी एक अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाती है। अगर ये जाइलम नहीं होगा तो जल के अणु यहाँ तक नहीं पहुँचेंगे। उसी प्रकार से जो ऑक्सीजन के अणु हैं हमारे शरीर में पहुँचते हैं, तो इसके लिए भी एक साधन है। साधन वो है कि नाक है, नाक के जरिए ऑक्सीजन हमारे नेजल पैसेज में पहुंचती, नासा छिद्र से होते हुए वो श्वसन तंत्र में पहुंचती है और फेफड़ों में पहुंचने के पश्चात हमारे शरीर को ऑक्सीजन की भरपाई हो जाती है। और हमारे शरीर में जब ऑक्सीजन की कमी होगी, ऑक्सीजन के अणु की कमी होगी, तभी हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी होगी तो ऑक्सीजन अंदर प्रवेश करेगी। और यदि हमारे शरीर में ऑक्सीजन मौजूद है तो हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब हम काफ़ी ऊंचाइयों में जाते हैं तो वहाँ पर ऑक्सीजन के अणुओं की कमी हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी है ऊपर, और वहाँ हम जल्दी जल्दी सांस लेते हैं। तो जिस प्रकार से पौधों में H2O के अणुओं को या जल के अणुओं को पहुँचाने के लिए एक साधन जाइलम होता है जो जड़ों में होता है, ठीक इसी तरह ऑक्सीजन को हमारे शरीर में पहुंचाने के लिए जो यंत्र है जिसे हम श्वसन तंत्र कहते हैं, जो कि अणुओं को हमारे शरीर तक पहुंचाने का या फेफड़ों तक पहुंचाने का एक माध्यम होता है। तो अणुसंख्यक गुणधर्म के आधार पर यदि हम देखें तो बहुत सारे ऐसे अभिक्रियाएं हैं जिसके द्वारा अणु जो है विभिन्न प्रक्रियाओं को अंजाम देते हैं। तो अणुसंख्यक गुणधर्म में आप देखेंगे वाष्प दाब में अवनमन कैसा होता है, ठीक इसी तरह हिमांक में अवनमन कैसा होता है, क्वथनांक में उन्नयन कैसा होगा, तो इन सभी क्रियाओं को जानने के लिए हमको अणुओं की संख्या के बारे में जानना अत्यंत आवश्यक है कि अणु की संख्या क्या है, अणु क्या है। अणु के बारे में आप सभी जानते हैं कि अणु हमेशा
परमाणु से मिलकर बना होता है, चाहे वो परमाणु हाइड्रोजन ही क्यों ना हो या ऑक्सीजन ही क्यों ना हो। जब दो हाइड्रोजन के अणु आपस में मिलते हैं तो ये हाइड्रोजन के दो परमाणु आपस में मिलते हैं तो H2 का एक अणु बनता है। ठीक इसी तरह ऑक्सीजन के दो अणु भाग ले रहे हैं तो इससे ऑक्सीजन के दो परमाणु भाग ले रहे हैं तो ऑक्सीजन का एक अणु निर्मित हो रहा है। मान लीजिए यहाँ पर हाइड्रोजन के दो अणु भाग ले रहे हैं और ऑक्सीजन का एक अणु भाग ले रहा है, तो इसे हम इस प्रकार नहीं लिखते बल्कि इसे लिखते हम 2H2O2। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के दो अणु भाग ले रहे हैं और ऑक्सीजन का एक अणु भाग ले रहा है और इन दोनों की क्रिया से जल के दो अणुओं का निर्माण हो रहा है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि परमाणु, सबसे महत्वपूर्ण कण जो होता है वो परमाणु होता है, जो कि हमारे वायुमंडल में विद्यमान है और हमेशा क्रिया के द्वारा परमाणु से अणु का निर्माण होता है, अणु से यौगिक का निर्माण होता है, यौगिक से मिश्रण का निर्माण होता है और मिश्रण से काफ़ी जटिल यौगिक का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से विभिन्न क्रियाओं के द्वारा अनेक परमाणु से अणु का निर्माण हो रहा है, अणु से यौगिक का निर्माण हो रहा है, यौगिक से मिश्रण का निर्माण हो रहा है और मिश्रण से जटिल यौगिकों का निर्माण होता है। तो इन सभी में अणु ही मौजूद होते हैं। यदि अणु ना हो तो अणुओं की संख्या नहीं होगी और यदि अणुओं की संख्या नहीं होगी तो आप इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। पानी का इस्तेमाल आप कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। लेकिन पानी को निर्मित करने के लिए भी ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को आपने मिला दिया तो पानी का निर्माण हो जाएगा। अगर ऐसा होता तो हमारे वायुमंडल में भी पानी ही पानी दिखाई देता, लेकिन ऐसा नहीं होता। हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को मिलाने के लिए एक उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है और ये जो उत्प्रेरक होता है ये है प्लेटिनम उत्प्रेरक। ये प्लेटिनम उत्प्रेरक हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को मिलाता है और मिलाने के बाद पानी का निर्माण कर लेता है। लेकिन यदि आप प्रयोगशाला में आप चाहें कि एक पात्र के अंदर आप हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को बरसों तक आप रख दीजिए तो कभी भी पानी का निर्माण नहीं होगा जब तक कि उसमें एक माध्यम ना हो। यदि हमको ऑक्सीजन अपने शरीर के अंदर प्रवेश कराना है तो उसके लिए कोई माध्यम चाहिए ना। बगैर माध्यम के आप अपने शरीर के अंदर ऑक्सीजन प्रवेश नहीं करा पाएंगे। यदि आपकी नाक बंद कर दी जाए, मुंह भी बंद कर दिया जाए तो ऑक्सीजन अंदर प्रवेश कर पाएगी क्या? नहीं कर पाएगी। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि जो अणु है ये हमारे शरीर के लिए या किसी पौधे के लिए या किसी भी क्रिया को अंजाम देने के लिए अत्यंत आवश्यक है। चाहे वाष्पदाब में अवनमन हो, चाहे हिमांक में अवनमन हो या क्वथनांक में अवनमन हो, या फिर हम सिर्फ वाष्पदाब की ही बात करें, इन सभी के लिए अणुओं की संख्या के गुण का होना अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि बहुत सारे अणु ऐसे होते हैं जिनके गुण अलग अलग होते हैं। यदि हम हाइड्रोजन गैस के अणु की बात करें तो उनका गुण अलग होता है, ऑक्सीजन के अणु की बात करें तो उनका गुण अलग होता है, पानी के गुण अलग होते हैं, या किसी हम यौगिक की बात करें तो उनके गुण अलग होते हैं। सभी के भौतिक गुण और रासायनिक गुण अलग होते हैं। भौतिक गुणों में भौतिक अवस्थाओं का प्रभाव होता है। यदि हम रासायनिक गुण की बात करें तो रासायनिक गुण में धातुओं की क्रिया होगी, अधातुओं की क्रिया होगी, पानी की क्रिया हो सकती है, किसी भी प्रकार से उन यौगिकों की क्रिया होती रहती है और उससे नए यौगिकों का निर्माण होता रहता है। तो हमेशा आप ये ध्यान में रखेंगे कि यदि हम अणुओं की संख्या को नगण्य मानते हैं तो उसका मान 0 हो जाता है। यदि इसको हम नेग्लेक्ट कर दें, इसको हम नगण्य मान लें या इसकी उपेक्षा कर दें तो अभिक्रिया भी शून्य हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि अणुओं की संख्या का महत्वपूर्ण रोल है हमारे जीवन में और प्रकृति में भी। यदि हम वायुमंडल की बात करते हैं तो वायुमंडल में बहुत सारी गैसें हैं, कम से कम मात्रा में, अधिक से अधिक मात्रा में। यह भी एक अणु के रूप में है या यौगिक के रूप में है जो हमारे वायुमंडल में पूरी तरह से आच्छादित है, जो हमें दिखाई नहीं देती। क्यों दिखाई नहीं दे रही है? क्योंकि इसके कोई कलर नहीं है। लेकिन अगर हम देखना ही चाहते हैं तो इसमें अगर हम कलर का फ्लो कर दें, कलर को उसमें स्प्रे कर दें तो हमें पता चलेगा कि इनमें भी कलर किया जा सकता है।
यदि किसी फ्लावर जो कि कलरलेस है उसको यदि आपको कलरफुल बनाना है, उसको रंगीन बनाना है, तो उसके लिए आपको विभिन्न प्रकार के कलर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, विभिन्न प्रकार के रंगों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तब आप उसमें आप कलर कर सकते हैं, उसमें रंगों का आच्छादन कर सकते हैं आप। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि अणुओं की संख्या विभिन्न गुणों को प्रभावित कर सकती है। तो इसे हम आगे विस्तार से देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया जाइलम वाहिनियों के बारे में, ठीक इसी तरह पौधों में एक और वाहिनी होती है जिसका नाम है फ्लोएम। तो जनरली आप देखिए कि जाइलम में पानी का जो बहाव है वो नीचे से ऊपर की ओर हो रहा है। आप सभी अपने घर में पौधे लगाते हैं, आप सभी को मालूम है कि किस प्रकार से पौधे जो है उत्तरोत्तर गति करते हैं। पहले छोटा पौधा, फिर बड़ा पौधा, इस टाइप से एक वृक्ष का आकार ले लेता है। यदि आप गमले में कोई पौधा लगा रहे हैं तो गमले में पौधा लगाने के बाद उस पौधे को पोषण कैसे मिल रहा है ये आपको पता चल पाता है क्या? ये नहीं पता चल पाता। लेकिन अगर आप जब गमले में लगे पौधे को यदि पानी देना बंद कर दीजिए आप, तो क्या होगा? पौधा मर जाएगा। गर्मी में खासकर ऐसा होता है कि यदि आप पौधों को पानी ना दें तो पौधा मुरझा जाता है। इसका मेन रीज़न है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो पाई, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में पानी की आवश्यकता होती है। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से मिल जाती है और पानी जो है जाइलम वाहिनियों के द्वारा जड़ों की सहायता से वो पौधे की पत्तियों तक पहुंच जाता है। तो हमेशा नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है। लेकिन जैसे ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है पत्तियों में, तो पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होने के बाद फ्लोएम की सहायता से, पत्तियों में फ्लोएम वाहिनी होती है, तो पत्तियों की सहायता से शाखाओं से होते हुए उस तने से ऊपर की ओर और नीचे की ओर दोनों ओर बहाव होता है। और दोनों ओर बहाव होने के कारण जो खाद्य पदार्थ है या जो भोजन है, जिसको आप ग्लूकोज कहते हैं, जो कि भोज्य पदार्थ का निर्माण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा होता है, उसका बहाव जो है ऊपर और नीचे दोनों ओर होता है। मतलब जो तना है यहाँ से पत्ती से होता हुआ भोज्य पदार्थ तने में पहुँचता है और तने से ऊपर की ओर भी जाएगा और नीचे की ओर जाएगा। अप एंड डाउन, ऊपर की ओर और नीचे की ओर दोनों ही दिशा में भोज्य पदार्थों का परिवहन होता है। और जब परिवहन होता है तभी पौधा हरा भरा रहता है। यदि उसको आप देखिए, कुछ कुछ पौधे के कुछ भाग, कुछ शाखाएं ऐसी होती हैं जो सूख जाती हैं, या हो सकता है कि वो शाखा क्षतिग्रस्त हो चुकी है, जिसकी वजह से वो जो भोज्य पदार्थ है वो उस ओर नहीं पहुंच चुका है। तो भोज्य पदार्थ भी एक, जिसको हम ग्लूकोज कहते हैं, ये यौगिक है जो कि भोज्य पदार्थ का निर्माण पत्तियों में हो रहा है। तो पत्तियों में इसका निर्माण हो रहा है, मतलब यह भी अणु से मिलकर बना हुआ है। इसमें 3 घटक दिखाई दे रहे हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और इनका निर्माण यदि हमको करना है तो उसके लिए हमें लगेगा कार्बन डाइऑक्साइड और H2O। लेकिन सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड और H2O से काम नहीं चलेगा। इसके लिए आपको क्लोरोफिल की उपस्थिति, सूर्य का प्रकाश, यह भी चाहिए। और जब इनके परिस्थिति में इनके साथ ये क्रिया होगी तब ग्लूकोज का निर्माण होगा। और यही ग्लूकोज पौधे में एक भोज्य पदार्थ का निर्माण करता है, जिसे आप ग्लूकोज कहते हैं। आपने देखा होगा, आपने सुना होगा, जब कोई व्यक्ति खाना खाना छोड़ देता है, कमज़ोर हो जाता है, तो उसको ग्लूकोज की बोतल चढ़ाई जाती है। क्यों चढ़ाई जा रही है? ताकि उसको पोषण मिल सके, क्योंकि भोज्य पदार्थ से उन्हें पोषण प्राप्त होता है और ये भोज्य पदार्थ ग्लूकोज होता है। तो ग्लूकोज एक यौगिक है जिसका निर्माण इन अणुओं से हो रहा है, छोटे अणुओं से हो रहा है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है और H2 है, जो कि वायुमंडल से इसे प्राप्त हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड।
और H2O जो कि पानी है, जो कि उन्हें जड़ों से प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि फ्लोएम और जाइलम वाहिनियों के द्वारा अणुओं को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाता है, और यदि किसी कारणवश ये नहीं पहुंच सकता है तो वो पौधा सूख जाता है। तो इसमें सबसे पहला हम आपको वाष्प दाब बताते हैं। वाष्प दाब नाम से परिलक्षित हो रहा है, वाष्प प्लस दाब। तो वाष्प क्या होती है आप सभी जानते हैं। जैसे मान लीजिए हम एक पात्र लेते हैं और इस पात्र में पानी गर्म कर रहे हैं और इसके ऊपर एक बेल जार ढक के रख दिया है। ये बुनसन बर्नर है, इसको आपने जलाया, जलाने के बाद ये जो पानी है ये गर्म होने लगेगा। ये पानी गर्म होगा तो इसमें से भाप के कण निकलेंगे और ये भाप के कण यहाँ जमा हो जाएंगे। यहाँ पर जमा हो चुके हैं, जो कि रिक्त स्थान है। यहाँ तक आप देखिए, यहाँ पर पानी है, यहाँ पानी है, और गर्म होने से इसकी भाप निकल रही है जिसे आप वाष्प कहते हैं। तो यहाँ पर जो वाष्प के कण हैं, ये वाष्प के कण संघनित होते रहते हैं। वाष्प के कण आपस में टकराते हैं, टकराने के बाद फिर से पानी का निर्माण हो जाता है। तो यहाँ पर आपको पानी की बूंद दिखाई देती है, ना कि एक सूखी भाप। पानी की बूंद आपको दिखाई देगी। जैसे ही आप इस बेल जार को हटाएंगे तो आपको पानी की बूंद दिखाई दे रही है। इसका मतलब है कि इसमें एक प्रक्रिया हो रही है जिसका नाम है संघनन प्रक्रिया। और इस संघनन प्रक्रिया के कारण, चूंकि यहाँ पर ये एयर टाइट बेल जार है, इसको हम बेल जार कहते हैं, लेकिन समय के साथ साथ इसका पानी जो है कम होता जाता है। और पानी कम होता जा रहा है, इसका मेन रीज़न है कि यहाँ पर जो भाप के कण हैं, इस भाप के कणों की संख्या समय के साथ साथ बढ़ती जाती है। और जब भाप के कणों की संख्या बहुत अधिक हो जाती है तो भाप के कणों के द्वारा द्रव की सतह पर, क्योंकि ये द्रव की पृष्ठ सतह है, इस द्रव की पृष्ठ सतह पर दबाव डाला जाता है। जो दबाव डाला जाता है उसके कारण इस एयर टाइट या पूरी तरह से बंद जो बेल जार युक्त जो पात्र है, वह पात्र में भाप की संख्या, भाप के अणुओं की संख्या बढ़ जाती है। और भाप के अणुओं की संख्या के कारण द्रव की सतह पर डाला गया जो दाब होता है उसे हम कहते हैं वाष्प दाब। और ये तभी होगा जब द्रव के अणुओं की संख्या और भाप के अणुओं की संख्या अलग अलग होगी। जब द्रव के अणुओं की संख्या अधिक है और भाप के अणुओं की संख्या कम है तो वाष्प दाब उत्पन्न नहीं होगा। तो इसके लिए द्रव के अणु जो है कम हो जाते हैं, और भाप के अणुओं की संख्या जब बहुत अधिक बढ़ जाती है तो द्रव की सतह पर भाप के अणुओं के द्वारा सभी ओर से जब दबाव डाला जाता है तो उसे हम कहते हैं वाष्प दाब। और इस वाष्प दाब के कारण एक प्रेशर बनता है, एक दाब बनता है, उसे हम कहेंगे वाष्प दाब। तो ये वाष्प दाब मान लीजिए, अब इसमें हम ये कह सकते हैं कि जो विलयन, यहाँ पर विलयन नहीं है बल्कि क्या है, ये एक विलायक है। यहाँ सिर्फ विलायक है, यहाँ हमने कुछ चीज़ घोली है क्या? कोई भी विलेय इसमें नहीं है, इसलिए हम विलयन नहीं कह सकते, इसे हम सिर्फ विलायक कहेंगे। विलायक इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यहाँ सिर्फ एक ही पदार्थ है जो कि शुद्ध अवस्था में मौजूद है। शुद्ध अवस्था में मौजूद है इसलिए शुद्ध विलायक होगा। लेकिन अगर इस शुद्ध विलायक में कोई दूसरा विलेय या दूसरा घटक हम मिला दें तो उस परिस्थिति में इसके वाष्पित अणुओं की संख्या कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है।
हो सकता है कि कोई विलेय यदि हम इसमें मिलाएं तो वो बहुत जल्दी वाष्पीकृत हो जाए, या ऐसा हो सकता है कि जो विलेय हम उसमें मिला रहे हैं वो अवाष्पीकृत हो, जिसका वाष्पन नहीं होता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मोल प्रभाज जो होता है, यदि हम विलायक का मोल प्रभाज निकालें तो इसका मान विलायक के मोलों की संख्या और विलेय प्लस विलायक के कुल मोलों की संख्या के योग के बराबर होता है। यदि हम विलायक के मोलों की संख्या ज्ञात करते हैं तो यहाँ पर यदि मान लीजिए हम यहाँ एक ऐसा विलेय मिला रहे हैं जो कि अवाष्पशील है, मान लीजिए हम इसमें शक्कर मिला रहे हैं। शक्कर मिलाने से क्या होगा, पानी मीठा हो जाएगा। अब मीठे पानी को आप क्या कर रहे हैं, या शरबत को आप गर्म कर रहे हैं। जब आप शरबत को गर्म करेंगे तो इसमें, इस शक्कर में ऐसी कंडीशन होती है कि यह अवाष्पशील होता है। अवाष्पशील है मतलब ये वाष्पीकृत नहीं होगा, और वाष्पीकृत नहीं होगा जैसे आप देखे होंगे कि क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, कुछ पढ़ने वाले होते हैं, कुछ नहीं पढ़ने वाले होते हैं। तो जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनको नहीं पढ़ने वाले बच्चे रोकते हैं कि अगर आपको पढ़ना है, आप पढ़ने के लिए बैठ गए तो आपको कहा जाएगा कि अभी मत पढ़ो, अभी तो काफ़ी समय है। तो इस वजह से क्या होता है कि आपका पढ़ने का जो समय है वो रुक जाता है। तो यहाँ पर वही कंडीशन आती है, वही परिस्थिति आती है कि जो अवाष्पशील विलेय है वो विलायक के अणुओं को वाष्पीकृत होने से रोकता है। तो वाष्पीकृत होने से रोक रहा है, इसका मतलब है वाष्पित अणुओं की संख्या क्या होगी, कम हो जाएगी। और जब वाष्पित अणुओं की संख्या कम होगी तो यहाँ पर जो वाष्प दाब होगा उसका मान भी कम हो जाएगा। और यदि कम हो रहा है तो वाष्प दाब के कम होने की जो क्रिया होती है उसे हम कहते हैं अवनमन। वाष्प दाब का कम होना, इसे आप उतार लीजिए। आपने इसे उतार लिया होगा कि वाष्प दाब क्या है और किस प्रकार से इसमें अवनमन हो रहा है। तो वाष्प दाब में अवनमन को बताने के लिए वैज्ञानिक थे जिसे राउल्ट, जिनका नाम है राउल्ट, इनके द्वारा एक नियम दिया गया था जिसे राउल्ट का नियम कहते हैं। राउल्ट के नियम के अनुसार जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है तो उसके वाष्प दाब में होने वाली कमी को हम कहते हैं वाष्प दाब में अवनमन। इसे ही राउल्ट का नियम कहते हैं। तो राउल्ट के नियम के अनुसार यदि हम किसी विलायक में विलेय मिला रहे हैं और ऐसा विलेय मिला रहे हैं जो कि अवाष्पशील है तो उसके वाष्प दाब में होने वाली कमी विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होती है। तो विलेय का मोल प्रभाज, विलायक के मोल प्रभाज के बराबर होते, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए यदि अवाष्पशील विलेय है तो उस कंडीशन में, उस परिस्थिति में आप देखेंगे कि जितने भी अणु वाष्पित होंगे वे सिर्फ विलायक के अणु होंगे। यहाँ सिर्फ विलायक के ही अणु होंगे, यहाँ सिर्फ विलायक के अणु होंगे। तो विलायक के अणु है मतलब वाष्पित अणुओं की संख्या किसके बराबर होगी, विलायक के मोल प्रभाज के बराबर होगी। तो मोल प्रभाज का मान किसके बराबर होता है, विलायक के अणुओं की संख्या और विलेय प्लस विलायक या विलयन के कुल अणुओं की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ पर जो राउल्ट का नियम है वो उसमें ये बताया गया कि जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है तो उसका वाष्प दाब हमेशा उस विलायक का वाष्प दाब या विलयन का वाष्प दाब विलायक के मोल प्रभाज के बराबर होगा। मतलब P बराबर, इसको आप लिख सकते हैं P A बराबर X से भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर विलायक का वाष्प दाब विलयन का वाष्प दाब विलायक के मोल प्रभाज के बराबर होता है। तो इस प्रकार से इसको हम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं।
तो वाष्प दाब के बारे में आप सभी को ज्ञात हो चुका है और राउल्ट नियम के बारे में आपको पता चल चुका है। तो वाष्प दाब और राउल्ट का नियम, इसे बताने के लिए सबसे पहले हम राउल्ट का नियम लेते हैं। तो राउल्ट का नियम वह नियम है जो कि राउल्ट के द्वारा दिया गया है, जिसके अनुसार किसी विलायक में यदि अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है तो विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब व मूल प्रभाज के समानुपाती होता है। विलयन का वाष्प दाब विलायक का वाष्प दाब विलायक के मूल प्रभाज के समानुपाती होता है। इसे आप समीकरण 1 दे दीजिए। अब यदि हम PA को बाहर निकालते हैं तो PA समानुपाती XA होगा, क्योंकि यही मेन चीज है यहाँ पर। तो यहाँ PA है विलायक का वाष्प दाब और XA है विलायक का मूल प्रभाज। तो यहाँ यदि हम समानुपाती चिन्ह को हटा दें तो ये होगा PA बराबर KXA। अब चूंकि आपको पता है, यदि हम ये फिक्स है कि जो विलायक का मूल प्रभाज होता है वो किसके बराबर है, विलायक के वाष्प दाब के बराबर है, तो जितना भी मान होगा वो इसके मान के बराबर होगा। यदि XA बराबर इकाई हो तो समीकरण 2 से इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं, PA बराबर K इंटू 1। तो यहाँ हो जाएगा PA बराबर K। K यहाँ पर है समानुपाती स्थिरांक। जब भी समानुपाती चिन्ह हटता है तो यहाँ समानुपाती स्थिरांक जुड़ जाता है। तो ये PA, तो यहाँ पर ये विलायक का वाष्प दाब समानुपाती स्थिरांक के बराबर होता है। अब इस यहाँ पर देखिए PA, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, विलायक का वाष्प दाब समानुपाती स्थिरांक के बराबर होता है। अब यदि इसे ही हम शुद्ध विलायक के लिए दे रहे हैं, यहां पर P0A है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। यहाँ पर है ये विलायक का वाष्प दाब, जब इसमें विलेय मिलाया जा चुका है। लेकिन यहाँ पर ये शुद्ध विलायक है जिसमें हमने विलेय नहीं मिलाया है, तो उस परिस्थिति में यहाँ पर XA का मान इकाई होगा, तो इस आधार पर P0A बराबर K होगा। तो यहाँ पर K का मान दिया हुआ है, इसे समीकरण आप 3 दे दीजिए। समीकरण 3 से K का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 3 से K का मान समीकरण 2 में रखने पर तो यहाँ पर आप देखिए PA बराबर हो जाएगा K की जगह पर आप P0A लिखेंगे इंटू XA। PA विलायक का वाष्प दाब बराबर शुद्ध विलायक का वाष्प दाब गुणित विलायक का मोल प्रभाज
इसे आप यहाँ पर इंटू का चिन्ह डाल सकते हैं, गुणित का चिन्ह इस प्रकार से आप डाल सकते हैं। इसे समीकरण आप दे दीजिए चौथा समीकरण। इसी के अनुसार विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब व विलायक के मोल प्रभाज के गुणनफल के बराबर होता है। विलायक का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब व विलायक के मोल प्रभाज के बराबर होता है। और हमेशा PA और XA के बीच में यदि कोई रेखा खींची जाए तो वो रेखा हमेशा सरल गति से या सरल रेखा उत्पन्न होती है। इस प्रकार से यदि हम कोई रेखा खींचे सीधी रेखा प्राप्त हो। तो यहाँ पर आप देखिए, यदि हम ये सिर्फ एक घटक के लिए, यदि हम दो घटक के लिए लेते हैं तो इसमें इसका मान इस प्रकार से होगा। ये समझ में आ गया सभी को? ये समझ में आ चुका है आपको? नेक्स्ट है PA बराबर P0A इंटू XA। यदि हम दूसरे घटक के लिए लेते हैं तो यहाँ पर होगा PB बराबर P0B इंटू XB होगा। ये एक घटक है और ये दूसरा घटक है। एक घटक में आप देखिए विलायक का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब और उसके मोल प्रभाज के गुणनफल के बराबर होता है। दूसरे घटक के विलायक का वाष्प दाब, क्योंकि यहाँ पर विलायक दो हो सकते हैं, एक विलायक यदि जल है तो दूसरा हम ईथर ले सकते हैं या अल्कोहल ले सकते हैं, कुछ भी लिया जा सकता है, बेंजीन लिया जा सकता है। तो दो यदि विलायक है तो उनका मान PA धन PB बराबर इकाई होता है। एक घटक का वाष्प दाब दूसरे घटक के वाष्प दाब के योगफल का इकाई होता है। इसका मान इकाई के बराबर होता है। जैसे मान लीजिए हम मोल प्रभाज की बात करते हैं, XA XB बराबर इकाई होता है। इसी को आधार मान करके यदि हम ले तो विलायक का मोल प्रभाज विलेय के मोल प्रभाज के योगफल के इकाई के बराबर होता है। ठीक इसी तरह विलायक का वाष्प दाब विलेय के वाष्प दाब के योगफल का इकाई मान होता है। तो इस प्रकार से आप इसे समीकरण आप दे दीजिए 5वां और इसे समीकरण 6वां 7वां और इसे 8वां। तो यहाँ पर जो हमें मान ज्ञात हो रहा है ये वाष्प दाब और राउल्ट नियम के अनुसार है, क्योंकि यहाँ पर वाष्प दाब के अनुसार हम जो मान निकाल रहे हैं उसमें ये बताया गया है कि वाष्प दाब क्या है, और यदि हम उसको राउल्ट नियम के अनुसार यदि कंपैरिजन करते हैं, उससे संबंध दर्शाते हैं, तो उसके लिए जो सूत्र होगा वो ये होगा या ये होगा। और इनके बीच में एक घटक का वाष्प दाब और उसके मोल प्रभाज, इनके बीच में यदि हम कोई ग्राफ खींचते हैं तो उसका मान एक सरल रेखा के रूप में हमें प्राप्त होता है। नेक्स्ट है वाष्प दाब में अवनमन।
वाष्प दाब में अवनमन। तो वाष्प दाब में अवनमन आपको ज्ञात हो चुका है कि वाष्प दाब में अवनमन कब होगा, या वाष्प दाब में होने वाली कमी। या वाष्प दाब में होने वाली कमी। चाहे आप वाष्प दाब में होने वाली कमी कहिए या वाष्प दाब में अवनमन कहिए, यह भी किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। वाष्प दाब में होने वाली कमी किसकी वजह से हो रही है, अवाष्पशील विलय के कारण। यदि अवाष्पशील विलय ना हो तो वाष्प दाब में अवनमन होगा क्या, नहीं होगा। क्योंकि शुद्ध विलायक का आपने वाष्प दाब देखा तो उसमें आपने ये देखा कि जो भी अणु वाष्पित होंगे वो पूरे विलायक के ही होंगे। लेकिन यहाँ पर आप देखिए, यदि अवाष्पशील विलय मिला देते हैं तो अवाष्पशील विलय में आप देखिए जो भी वाष्पित अणु होंगे वो सिर्फ विलायक के होंगे, विलय के नहीं होंगे। वैसे दोनों की भागीदारी होनी चाहिए, लेकिन पहले से ही ये स्पष्ट है कि ये अवाष्पशील है, तो अवाष्पशील अपने नाम के अनुसार ही परिलक्षित कर रहा है कि ये वाष्पित नहीं होगा, ये इसको पास होना ही नहीं है। जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना क्लास में, हमको पास होना ही नहीं है, भले क्लास में बैठना है, हमको टाइम पास करना है। तो जब किसी को पास होना ही नहीं है, पढ़ना ही नहीं है, तो वो आगे जा पाएगा क्या, नहीं जा पाएगा। ठीक इसी तरह यह पहले से ही ये तथ्य है कि यह अवाष्पशील है, तो ये वाष्पीकृत नहीं होगा, और यदि वाष्पीकृत नहीं होगा तो इसके द्वारा वाष्प दाब होगा क्या, नहीं होगा। तो जो कमी आ रही है वो इसी वजह से आ रही है, क्योंकि यहाँ पर यदि हम विलयन बना रहे हैं तो विलयन का मतलब ही है कि विलयन में दो भाग होते हैं, एक होता है विलायक और दूसरा होता है विलय। यदि विलायक को हम विलय में मिलाएंगे नहीं तो ये विलयन नहीं बनेगा, और यदि यहाँ पर विलायक जो है वो शुद्ध रूप में है और उसमें हमने विलय मिला दिया और ये विलय है जो अवाष्पशील विलय है, तो यहाँ पर जो भी अणु वाष्पित होंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर वाष्पित होने वाले जो अणु होते हैं उनके बीच बीच में अवाष्पशील अणु होते हैं। इस प्रकार से जो डार्क कण दिखाई दे रहे हैं वो अवाष्पशील विलय के हैं, जो द्रव की सतह पर मौजूद होते हैं, और द्रव की सतह पर मौजूद होने के कारण ये इनको वाष्पीकृत होने में बाधा उत्पन्न करते हैं। और जब ये वाष्पीकृत होने में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं मतलब उनको खींच कर रखे हुए हैं, विलायक के अणु को भी खींच कर रखे हुए हैं, तो इससे क्या होगा कि विलायक के अणु तो वाष्पित होना चाहते हैं, लेकिन बाधा कौन उत्पन्न कर रहा है, अवाष्पशील विलय बाधा उत्पन्न कर रहा है, जिसकी वजह से इनका वाष्प दाब भी कम हो जाता है। क्योंकि जो भी यहाँ पर कण दिखाई देंगे वे सिर्फ किसके होंगे, विलायक के होंगे। तो जो विलायक का मोल प्रभाज होता है, ये विलायक का मोल प्रभाज हमेशा किसके बराबर होता है, विलायक के वाष्प दाब के बराबर होता है। तो जो भी मोल प्रभाज होगा वो सिर्फ विलायक का होगा। मोल प्रभाज का मतलब आपको पता ही है कि यदि हम विलायक का मोल प्रभाज निकाल रहे हैं तो विलायक के अणुओं की संख्या और विलयन में मौजूद कुल अणुओं की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ पर जो भी अणु होंगे वो जो वाष्प दाब होगा वो सिर्फ विलायक का होगा, मतलब विलायक का मोल प्रभाज होगा। तो वाष्प दाब में होने वाली कमी सिर्फ विलय के कारण आ रही है, या वाष्प दाब में जो अवनमन हो रहा है वो विलय के कारण हो रहा है। तो यहाँ पर इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं P0A माइनस PA। जो वाष्प दाब का अवनमन होगा वो P0A यहाँ पर शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है माइनस विलायक का वाष्प दाब। तो यहाँ यदि हमको अवनमन निकालना है तो अवनमन का मान होगा P0A माइनस PA। और यदि हम यहाँ पर आपेक्षिक अवनमन निकालते हैं तो आपेक्षिक अवनमन के लिए P0A माइनस PA बटे P0A होगा। इन दोनों ही अनुपात के बराबर होगा वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। तो इसे हम इसको आगे बताएंगे आपको।
वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। तो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन के लिए इसके पहले हम यहाँ निकाल चुके हैं P0A बराबर K। तो P0A बराबर K, इसका मान हम निकाल चुके हैं। इसे समीकरण आप एक दे दीजिए। PA बराबर P0A इंटू XA। P0A बराबर K शुद्ध विलायक का वाष्प दाब समानुपाती स्थिरांक के बराबर होता है। PA बराबर P0A इंटू XA, जो कि हम यहाँ पर सिद्ध कर चुके हैं। यदि XA धन XB बराबर इकाई होता है तो विलायक का मोल प्रभाज बराबर 1 माइनस XB होगा। यदि विलायक का मोल प्रभाज विलेय के मोल प्रभाज का मान इकाई के बराबर होता है, इनके योगफल का मान इकाई के बराबर होता है, तो इसे समीकरण आप 3 दे दीजिए। तो समीकरण 3 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं। तो ये हो गया समीकरण 4। तो यहाँ पर PA बराबर P0A इंटू XA, तो XA का मान यहाँ दिया हुआ है। तो समीकरण 4 से XA का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 4 से XA का मान दो में रखने पर अब इस मान को यदि हम 2 में रख दें तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं। PA बराबर P0A इंटू XA का मान क्या दिया हुआ है 1 माइनस XB। तो यहाँ आप लिखेंगे 1 माइनस XB इस प्रकार से। तो यहाँ PA बराबर P0A का गुणा 1 से हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे P0A माइनस P0A XB, इसका इससे गुणा हो जाएगा, इसका इससे गुणा हो जाएगा। तो P0A माइनस XB, तो ये होगा P0A माइनस PA बराबर P0A XB। तो यहाँ देखिए इसको हम P0A इस प्रकार लिख सकते हैं, P0A PA बटे P0A बराबर XB। तो यहाँ पर ये XB क्या है, विलेय का मोल प्रभाज। तो विलेय का मोल प्रभाज वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन के बराबर होता है। इसे हम कहेंगे वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। इसे समीकरण आप दे दीजिए 5वां। समीकरण 5 के अनुसार विलेय का मोल प्रभाज वाष्प दाब में अवनमन व शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात के बराबर होता है, या इसे आप कह सकते हैं वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। तो इस सूत्र की सहायता से आप वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन की गणना कर सकते हैं या फिर विलेय का मोल प्रभाज आप ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप देखिए कि अणु संख्या गुणधर्म व वाष्प दाब की सहायता से हम किस प्रकार से वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन की गणना कर सकते हैं। और इसकी सहायता से यदि हमको विलेय का मोल प्रभाज निकालना है तो इसे
ज्ञात करने के लिए हमें वाष्पदाब में अवनमन हमको मालूम होना चाहिए, इसका मान यदि मालूम है और इसका मान यदि हमें मालूम है तो हम किसी भी विलेय का मोल प्रभार ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके द्वारा हम आंकिक प्रश्न भी बना सकते हैं। तो इस प्रकार इसको आंकिक प्रश्न के आधार पर इसको पुट करके हम कोई नया रिएक्शन दे सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।